11th स्टैंडर्ड में एग्जैक्टली सिलेबस बायोलॉजी का क्या है, कौन सा यूनिट कितने वेटेज का है, कितने मार्क्स के लिए नीट में उसके क्वेश्चन आते हैं। नीट में बायोलॉजी जो है ये 50% वेटेज रखता है। बायोलॉजी जो है ना, इसका अगर आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखना है तो 11th क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे ही सब्जेक्ट में ये इंपॉर्टेंट है टू स्टार्ट एट द राइट टाइम विद द राइट टीचर। आप भी अपने अंदर का पोटेंशियल पहचानो और बहुत कुछ अच्छा अचीव करो। हेलो बच्चों, सो फाइनली 10 के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं और अभी आप सभी लोग ऑफिशियली 11th क्लास में आ चुके हैं। 11th में अगर आप लोग नीट प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं और बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट करके आपने लिया है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कन्फ्यूजन में हैं कि 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी पढ़ना मैं कौन से यूनिट से स्टार्ट करूं, या 11th स्टैंडर्ड में एग्जैक्टली सिलेबस बायोलॉजी का क्या है, कौन सा यूनिट कितने वेटेज का है, कितने मार्क्स के लिए नीट में उसके क्वेश्चंस आते हैं, ये अगर आपको जानना है, या फिर जहाँ पे कहीं भी आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि सामने वाला टीचर काफ़ी लो पेस में हमको पढ़ा रहा है लेकिन मुझे तो 11th को डिटेल में अच्छे से पूरा पढ़ना है, तो आप सही जगह पे आए हुए हैं। ये वीडियो एंड तक बच्चों ज़रूर देखिए, इसमें आपके सारे डाउट रिलेटेड विद 11th क्लास बायोलॉजी सिलेबस जो है वो दूर होने वाले हैं। ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज नीट में बायोलॉजी जो है ये 50% वेटेज रखता है। आउट ऑफ 720 360 मार्क्स का बच्चों बायोलॉजी का सेक्शन होता है और इन दैट 360 मार्क्स 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी पूछा जाता है फॉर नियर अबाउट 170 मार्क्स। क्या आपको पता है रिसेंटली जो नीट 2025 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी के कितने क्वेश्चंस थे? अगर नहीं पता तो हमने नीट 2025 एनालिसिस का वीडियो अपलोड किया है, जाकर उस वीडियो पर देखिए कि 11th और 12th का मार्क वाइज ब्रेकडाउन कैसा था फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज फॉर बायोलॉजी। सो बच्चों आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी जो है ना, इसका अगर आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखना है तो 11th क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो हम नहीं बोलते कि रूट्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो ही ऊपर का जो आपका पूरा पेड़ है वो अच्छे से फल फूल सकता है और आपको मीठे मीठे फल उसके मिल सकते हैं। सो इन दैट सेम वे बायो में अगर 11th का बेसिक्स आपका अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है ना, तो ही आपका 12th अच्छा जाएगा बिकॉज 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी में थ्योरी ज़्यादा है। बच्चों अगर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना तो 12th में 11th को रिवाइज करना बाद में टफ हो जाता है। तो 12th में 11th रिवाइज करते बैठने से अच्छा है 11th क्लास में 11th को अच्छे से पूरा मास्टर कर दो ताकि आपको 12th में 12th पर ही फोकस करने के लिए टाइम मिले। तो बच्चों बायो में ये इंपॉर्टेंट है, इवन सारे ही सब्जेक्ट में ये इंपॉर्टेंट है टू स्टार्ट एट द राइट टाइम विद द राइट टीचर। राइट टाइम पे तो हमने स्टार्ट कर ही दिया है, तभी तो इस वीडियो में आज आप मेरे साथ में बने हुए हैं। एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट टीचर बिकॉज बायो ऐसा नहीं है जैसा दिखता है, इसीलिए बच्चा जाके वहाँ पे फंसता है। बच्चों को लगता है कि ये आंसर करेक्ट होगा, हमेशा निगेटिव में जाता है, दूसरा आंसर करेक्ट निकलता है। तो हाउ टू अप्रोच ईच एंड एवरी क्वेश्चन, कितने टाइप के क्वेश्चन पैटर्न्स होते हैं, उसको कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है बच्चों समझना। ये अगर आप लोग समझेंगे ना तो ही मतलब ये करेक्ट टीचर ही आपको समझा सकता है। एंड अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से समझेंगे तो ही एनसीईआरटी को मास्टर करने के बाद आप वो स्कोर ले पाएंगे। अदरवाइज एनसीईआरटी पूरा रट्टा मार लिया है ना तो भी आपका स्कोर नहीं बन पाएगा बायो में। ठीक है, सो बच्चों बायो में हमने देखा कि क्लास 11th जो है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी बताया 170 मार्क्स 40 क्वेश्चंस है जो कि रिवाइज करना 12th में आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, तो अभी आप मास्टर कर लीजिए ताकि 12th में सिर्फ आपको रिविजन के लिए टाइम मिले और 12th पे फोकस करने के लिए टाइम मिले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। तो बच्चों बायो के 11th क्लास के सिलेबस में टोटल 5 यूनिट्स होते हैं। यूनिट्स बोला है मैंने, लेसन्स नहीं बोले हैं। हर एक यूनिट के अंदर में 2-2, 3-3, किसी यूनिट में 4, किसी यूनिट में 5, किसी यूनिट में 7 ऐसे लेसन्स डिवाइड किए हुए हैं। ओके, तो जैसे अगर हम स्टार्ट करते हैं विथ यूनिट 1। सो बायो का जो यूनिट 1 है इट इज़ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, तो स्टार्टिंग विथ अ लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद में किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई। तो ये सारे जो किंगडम्स हैं जो आपने 8, 9, 10th लेवल पे बेसिक पढ़े भी है वही आपको ये वाले यूनिट में मिलने वाले हैं। ठीक है, ये यूनिट का जो वेटेज है इट इज़ अबाउट 8 to 10%। एंड इसमें जो मेन आपका फोकस होता है वो रहना चाहिए डायग्राम्स पे एंड फ्लो चार्ट्स पे। सो इन दिस यूनिट
डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब डायग्राम्स और फ्लो चार्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डायग्राम वाले क्वेश्चंस नीट में आते हैं डायग्राम बेस्ड। फ्लो चार्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस यूनिट में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी थ्योरी है। एज इट इज़ पढ़ने के बाद पूरा आपको याद नहीं रहना पॉसिबल है, तो फ्लो चार्ट्स आपको बनाने पड़ेंगे। डू नॉट यूज रेडीमेड माइंड मैप्स और रेडीमेड फ्लो चार्ट, क्रिएट योर ओन। हर टॉपर बच्चा आपको यही सजेशन देगा, खुद के फ्लो चार्ट बनाओ, खुद की शॉर्ट नोट्स बनाओ, और जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं ये ओन लैंग्वेज में खुद के लिए अपनी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होती है ना, उसके बाजू में फ्री स्पेस आपको दिया गया है, वहाँ पे नोट डाउन करके कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में यूनिट 2 जो रहता है बच्चों, इट इज़ रिलेटेड विद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिट 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है? वहाँ पे आपको पढ़ना है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ द प्लांट्स, एनिमल टिश्यूज़, यहाँ पे फ्रॉग भी आता है ये वाले यूनिट में। तो ये सब कुछ हो गया यूनिट 2 के बारे में। अब यूनिट 2 का जो वेटेज है नीट में 5 to 7% का है। अगेन बच्चों यहाँ पे ना डायग्राम बेस्ड मेमोरी होना बहुत ज़रूरी है। फ्लो चार्ट्स स्पेसिफिकली फॉर ऑल काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स, तो डायग्राम्स बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, रूम में चिपका देने हैं। हर रोज़ सुबह 10 मिनट, जैसे आप लोग भगवान के पास जाके हाथ जोड़ते हैं, वैसे हर रोज़ सुबह 10 मिनट उन फ्लो चार्ट्स के और डायग्राम्स के सामने जाके खड़े रहो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ के बस आँख बंद नहीं करना है, आँख खुला रखना है, उन फ्लो चार्ट्स को रिवाइज़ करना है, डायग्राम्स को रिवाइज़ करना है। हर दिन जो बच्चा अपने फ्लो चार्ट्स को, डायग्राम को देख के रिवाइज़ करेगा ना, 11th स्टैंडर्ड में वो मास्टरी कर लेगा। बिल्कुल 12th में कोई टेंशन नहीं आएगा कि अब किस तरीके से मैं पढूं, क्योंकि यार मेरा तो 11th भी पेंडिंग है। बहुत बार जब बच्चे 12th में होता है ना, उसको ये टेंशन नहीं है मैं 12th का कैसे पढूं। 12th में जो बच्चा पढ़ता है उसको टेंशन है कि मुझे 11th का तो कुछ याद नहीं है, मैं 11th का कब रिवाइज करूँ, उतना तो मैं भूल चुका हूँ। ओके, तो ये टेंशन आपको नहीं होगा बच्चों, फॉर श्योर। अगर आप स्टार्टिंग से डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स अपने ओन लैंग्वेज में तैयार करेंगे, चिपकाएंगे और रोज़ उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में यूनिट 3 जो है, इट इज़ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें अगेन 3 लेसन आते हैं। पहला लेसन है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा बायोमोलिक्यूल्स, और तीसरा जो है वो है सेल डिवीजन। काफ़ी स्कोरिंग यूनिट है, बहुत ज़्यादा रैंडम थ्योरी नहीं है, छोटे मोटे फ्लो चार्ट्स बना लो, माइंड मैप, मेमोरी मैप क्रिएट कर लो, हो जाएगा, ज़्यादा डायग्राम्स नहीं है। ओके, इसका वेटेज है 9 to 10%। ठीक है, सो 10% का वेटेज रखता है ये नीट के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी स्कोरिंग यूनिट है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते और इजी टू रिमेंबर भी है। यूनिट 4 जो है ये है प्लांट फिजियोलॉजी। बहुत बार बच्चा जो नीट के लिए प्रिपेयर करता है उसको प्लांट्स पढ़ना ही जान पे आता है। बॉटनी बहुत बच्चों को पसंद ही नहीं आता, बोलते जूलॉजी अच्छा है, हमसे लिंक करता है ना, तो अच्छे से याद रहते हैं, समझते हैं। लेकिन प्लांट्स के लिए बच्चे आनाकानी करते हैं, तो नीट वाले भी ये समझते हैं, इसीलिए नीट वालों ने भी प्लांट फिजियोलॉजी का जो वेटेज है वो 6 to 7% का रखा है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो अंडर दिस यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट, ये एक लेसन था। एक्चुअल में न्यू एनसीईआरटी से ट्रांसपोर्ट इन प्लांट ये लेसन अभी ओमिट कर दिया है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि स्टेट बोर्ड्स के लिए ये लेसन आपको दिया है। एंड अगर हम लोग नीट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को देखते हैं ना, तो कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड विद दैट ट्रांसपोर्ट भी आते हैं। तो आप अपने बोर्ड्स को तो प्रिपेयर करेंगे, उसमें आप ज़रूर ये लेसन प्रिपेयर कर ही लेंगे। लेकिन याद रखना, जिन बच्चों का सीबीएसई है, कि कुछ हद तक ट्रांसपोर्ट इन प्लांट भले ही ओमिट हो चुका है, बट थोड़ा बहुत रिलेटिव क्वेश्चंस उसमें से आते हैं, बनते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशंस। ओके, तो ऐसे कुछ लेसन्स हैं जो प्लांट फिजियोलॉजी वाले यूनिट में आते हैं बच्चों। इसमें 6 to 7% का अगेन वेटेज है, जो मैंने बताया। इसमें बहुत ज़्यादा थियरी नहीं है, बहुत ज़्यादा डायग्राम्स भी नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। अपने ओन लैंग्वेज में कंसेप्ट को याद रखो, लॉन्ग टर्म मेमोरी आप लोग बिल्ड कर पाएंगे, ये बहुत ही सिंपल बात है। तो अपने ओन लैंग्वेज में कंसेप्ट को याद रखो, हिंदी में बोलते हो तो हिंदी में याद रखो, घर पे मराठी बोलते हो तो मराठी में याद रखो, या और कोई लैंग्वेज। ओके, यूनिट 5 सारे बायोलॉजिस्ट का फेमस यूनिट होता है ये, दैट इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी। यहाँ पे जो लेसन्स है उन लेसन्स में यहाँ पे लिखा है मैंने डाइजेशन टू केमिकल कोऑर्डिनेशन। न्यू एनसीईआरटी में डाइजेशन ये लेसन नहीं दिया है, ओमिट कर दिया है बच्चों, लेकिन रिलेटेड विद दैट डाइजेशन कुछ क्वेश्चंस जो है ना ये बनते हैं, नीट में आते हैं, इसीलिए बेटर कि आप जस्ट उसको एक बार रीड करके छोड़ देना। ओके,
तो डाइजेशन तो अभी नहीं है, लेकिन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन है, लोकोमोशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में न्यूरल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, उसके बाद में सर्कुलेशन है। ये सारे लेसन से कंबाइन होकर बनता है ये 5th वाला यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी का। तो इसका जो वेटेज है ना, ये भी 12 to 14% है। आपको पढ़ने में भी मज़ा आता है, याद भी रखना आसान होता है और स्कोरिंग भी है। यहाँ का आपका जो फोकस एरिया होना चाहिए, ये बेसिकली डायग्राम प्रैक्टिस का होना चाहिए। यस, इसमें जितनी भी डायग्राम्स आ रही है प्रॉपर ड्रॉ करो, लेबल करो, रूम में चिपका दो। और वही जो मैंने बोला, रोज़ सुबह जाओ, हाथ जोड़ के बिल्कुल खड़े रहो, एक बार पूरा रिवाइज कर लो। ऐसे रोज़ आपका जो चार्ट्स के तरफ जो आपकी भक्ति रहेगी ये बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे जाएगा 11 का, आप पहले तो 2 मिनट हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, हो सकता है एंड तक आते आते आपको आधा घंटा हाथ जोड़ के खड़ा रहना पड़े, स्टार्ट टू एंड पूरा रिवाइज करना पड़े। लेकिन प्लीज़ बच्चे आप ये करिएगा, क्योंकि आप अगर ये करते हैं ना तो आप भी नहीं सोच सकते कि क्या मिरेकल आपके साथ में 12th में जाके होगा। बहुत से बच्चे स्ट्रगल करेंगे 12th के साथ में, उस सिलेबस के साथ में, लेकिन आपने ऑलरेडी 11 का सिलेबस मास्टर कर लिया होगा, तो 12th में भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो अर्ली स्टार्ट करना क्यों ज़रूरी है, ये मैंने आपको सारे एस्पेक्ट्स से समझा दिया है बच्चों, कि बेटर रिटेंशन होता है, लर्निंग के लिए अच्छा स्पेस आपको मिलता है, 12th में जाके आपको टेंशन नहीं होता है। रूट्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे, डीप रहेंगे, तो ऊपर का जो ट्री है आपका वो भी अच्छा फलेगा फूलेगा। ठीक है, अब स्टार्ट एट द राइट टाइम विथ राइट टीचर। तो राइट टीचर में मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी आपको कि वाई यू शुड स्टार्ट विद मी। तो बच्चों, आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 14+ ईयर्स। ये बेसिकली मेरी खुद की 14th बैच है। 14+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जहाँ पे मैंने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को एज अ मेंटोर करके असिस्ट किया है, नॉट ओनली एज अ टीचर। आई ऑलवेज असिस्ट एज अ मेंटोर, बिकॉज आई नो 2 साल का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा होता है। बच्चों को सिर्फ सिलेबस पढ़ना नहीं है, 2 साल में जितने भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, रिलेटेड विथ स्टडीज़, रिलेटेड विथ इमोशनल बैलेंस, रिलेटेड विथ हेल्थ इश्यूज़, इन सबको बैलेंस करके हमें हमारे टारगेट को हिट करना होता है। सो आई हेल्प द स्टूडेंट्स इन ऑल काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स। ठीक है, सो बच्चों, इस 14 इयर्स में बहुत से बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि आप भी अपने अंदर का पोटेंशियल पहचानो और बहुत कुछ अच्छा अचीव करो, इसके लिए मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को अटेम्प्ट किया था, जिसमें मैंने 24 आवर्स कंटिन्यूअसली बायोलॉजी टीचिंग किया था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड रजिस्टर्ड है विद एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड मेनी मोर। ओके, इसमें इस 2 साल की जर्नी में अगर आप मेरे साथ में जुड़ते हैं, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी आप आ सकते हैं ऑफ कोर्स, सो यू विल गेट डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स, जैसे विजुअल निमोनिक्स यूज़ करके हमें कैसे पढ़ना है, कंसेप्ट मैप कैसे बनाना है, दैट आई विल टीच यू फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक कि उसका कंसेप्ट मैप आप कैसे बनाएंगे। डेली DPPs आपको मिलेंगे, वर्कशीट्स आपको मिलेंगे, सॉल्व करने के लिए निगेटिव्स कैसे कम करने हैं, पॉजिटिव्स के तरफ कैसे अप्रोच करना है, ये बहुत सारी चीज़ें इस 2 साल के मेंटरशिप में आपको मिलेगी। सो बच्चों, यहाँ पे पर्सनल मेंटरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करके आपको बोलना चाहूँगी। बिकॉज क्या होता है ना, स्पेसिफिकली जब आप किसी भी ऑनलाइन कोर्स में जुड़ते हैं या आप ऑनलाइन किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, उस वक्त में कनेक्शन है तो ही आप उस ऑनलाइन में स्क्रीन के सामने टिक सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत ईजी होता है आपके लिए स्क्रॉल करके आगे बढ़ना। एंड पर्सनल मेंटरशिप में स्क्रीन के बाद भी अगर 1 to 1 हम लोग कभी गूगल मीट पे मिलते हैं, बात करते हैं, ओके, टेलीग्राम पे हम अपनी नोट्स शेयर करते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपके लिए एज अ टॉनिक करके काम करेंगी और आपकी जर्नी में 100% आपके लिए ये सारी चीज़ें यूज़फुल रहेंगी। सो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो सही में आपको वैल्यूएबल लगता है तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।